तुगलकनामा की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड तुगलकनामा? अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खान शेरवानी एंड अमीर खुसरो। बताओ भाई, बताओ भैया। चलिए फटाक से बताइएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन गलत मत करना यार, मतलब इतना आसान क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे कितना तकलीफ होगा, सोचो। ठीक है, ओके। बताओ भैया, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? यहाँ पे जेनिफर का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छे। बिल्कुल याद रखिएगा भाई मेरे, अमीर खुसरो थे सर ये। ठीक है, ये आपके आमिर खुसरो थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? ठीक है, बताइए भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नन ऑफ द अबव? बताओ भैया। अरे भाई, जिंदा वंदा हो क्या? जिंदा हो तो मुझे बताना एक बार। श्वेता ए आ रहा है जवाब। और किसी का? चलिए, इतना धीरे भाई जवाब दोगे तब तक पता चला मैं 4 क्वेश्चन करा लूंगा, तो चलिए क्वेश्चन नहीं कराते इससे अच्छा। ठीक है, इल्तुतमिश। दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड दारुल सफा? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? दारुल सफा की स्थापना किसने की थी भाई? बताइए, बताओ भैया, दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसको इसको क्या कहते थे? इसको एक राजकीय अस्पताल कहा जाता था। ठीक है, दारुल सफा का मतलब राजकीय अस्पताल हुआ करता था। ठीक है, तो किसने किया था याद रखिएगा कि सर ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी? किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी, ये बताइएगा। चलिए, FST, ओके। चलो, इसका बताइएगा, इसका देखते हैं भाई कौन कौन सही बताता है। बताइए। चलिए, देवराय द्वितीय थे। ठीक है, ये देवराय द्वितीय थे। आगे, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? बताइए, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है। बताइए। आपको पता है शिवाजी ने इसी समय, आपको पता है, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था। ठीक है, जिस लिख लो आप, राज्याभिषेक। ठीक है, ये इन्होंने रायगढ़ में करवाया था। बताइए। एक क्वेश्चन आता है कि राज्याभिषेक जिन्होंने किया था वो कहाँ के पंडित थे, उनका नाम क्या था? भाई याद रखिएगा, वो काशी के पंडित थे। ठीक है, काशी के पंडित थे जिनका नाम था गंगाधर। ठीक है, गंगाधर द्वारा कराया गया था। तो 1674। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी? बताइए भाई, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी? बताओ भाई, बताओ भाई। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी भाई। बताइए। इसका जवाब देखते हैं कौन देता है भाई। बिल्कुल, नीना डी कुन्हा थे। ठीक है, नीना डी कुन्हा थे भाई ये। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? When was the Treaty of Paris signed between the British and the French? 1756, 1760, 1761 या 1763?
बताइए। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। बताइए, चलिए सभी लोग बताइएगा। ठीक है, ये बताइएगा सभी लोग। चलिए, ये याद रखिएगा सर, 1763 की बात है ये। ठीक है, 1763 की ये बात है आपकी। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बाय हुम वाज द तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या द्वारिका नाथ टैगोर? बताइएगा भाई। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बताओ भाई, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या द्वारिका नाथ टैगोर, किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया है। याद रखिएगा सर, ये देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूना समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा कि आपको पता है इसमें साइनिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जाता है कि साइन किसने किसने किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। साइन करने वाले दो लोग थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे और आपके मदन मोहन मालवीय जी थे, ये याद रखिएगा। कब? 7 सितंबर 1932 की ये कहानी है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? ठीक है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, किन दो भागों में विभाजित हो गया था? बताइए। बताओ भाई। बताइए भाई। बताओ भाई, ऑप्शन आ रहा है फोर्थ जम्मू कश्मीर। ओके, ठीक है, देखते हैं भाई। बिल्कुल, याद रखिएगा दो भागों में विभाजित आपके चतुर्थ में किया गया था। ठीक है, चतुर्थ में किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था, ये सभी को पता है। ठीक है, किस में बांट दिया गया था? हीनयान एवं आपके महायान, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने की थी, ये याद करिएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये बताइए। बताइए। अगर आपसे बोल दे जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अगर हम बोले जैन धर्म के संस्थापक की बात बोले, तो आप सभी जानते हो कि सर ये ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव थे, ये याद रखिएगा। कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी आपके अंतिम तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, चलिए, तीसरे तीर्थंकर का नाम कोई बता सकता है? संभवनाथ, याद रखिएगा। तीसरे तीर्थंकर का नाम था भाई मेरे संभवनाथ। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? बताइए, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? बताइए। बताओ भाई, ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? हीनयान, महायान, बिल्कुल बिल्कुल, संभवनाथ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आइए, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आने शुरू हो गए हैं। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये अथर्ववेद है। ठीक है, ये आपका अथर्ववेद है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है भाई? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? बताओ। बताओ भाई, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? बताओ भाई। आपको पता है मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि गाजीपुर में,
ठीक है, भीतरी अभिलेख है, स्कंद गुप्त से संबंधित, ठीक है, और यहीं से स्कंद गुप्त से संबंधित है, ये याद रखिएगा। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? बताइए, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? बताइए, कुट्टनी, शाश्वत, अमाजू या विस्पति? बताओ भाई, जीवन भर अविवाहित, बताओ भैया। और बाकी लोग भाई मूक दर्शक क्यों बने हो भाई? ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख ज्यादा लोग रहे हो, कमेंट कम लोग कर रहे हो। मूक दर्शक काहे बने हो भाई? विश्व अपने ऊपर मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है क्या भाई, जो मतलब एकदम शांत होकर बैठे हैं जो? अमाजू। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बताइए, द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ विच प्लेनेट इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड? बताइएगा, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बताइए, तब भाई बिल्कुल याद रखिएगा, ये बुध है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बताइए, कोलिमा ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी या स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी? बताइए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, लैंड लॉक्ड नहीं है? ठीक है, कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है पूछा गया आपसे, ठीक है, बताइए, कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है पूछा गया बेटा, बताइए। बताओ भाई। याद रखिएगा सर, ये थाईलैंड है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, ऑन विच रिवर इज द आसवान सेटलमेंट सिचुएटेड? ओहो, आसवान डैम, ठीक है, सिचुएटेड। अरे अभी आ तो रहे हैं भाई। काजल बेटा थोड़ा रेगुलर रह लिया करो, ठीक है बेटा, थोड़ा रेगुलर रह लिया करो, कि इतनी आराम से भाई आप क्लास में आते हो, मतलब कभी आया कभी नहीं आया। अच्छा है भाई, आपका भी काम बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। आइए, बताइए, अभी सही है ना? आइए, चलिए। भाई नील, अगर ये भी बताओ बेटा तैयारी पूरी हो गई है तो फिर बोलना ही छोड़ दिया करें, ठीक है। नील की बात करते हैं। नील क्या है पता है? सबसे लंबी नदी है। नील सबसे बेटा लंबी नदी है। लेकिन अगर मैं यही आपसे बोलूं, ठीक है बेटा, कमेंट आपके मुझे नहीं दिख रहे थे, अब देखिए जब आपने कमेंट किया अभी, तो अभी आके मुझे दिख गया, ठीक है। अगर ये बोला जाए अमेजन, ये सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी है बेटा ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कब बता सकते हैं? नील नदी का उद्गम अगर पूछ दे तो क्या बताओगे? विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील, ठीक है। आइए, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए, बताओ भाई, बाबा बुदन की पहाड़ी। सर बहुत ही आसान है सर, ये कर्नाटक है, ये आपका कर्नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक एक चीज और सुना होगा आपने, एक सुना होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के बारे में,
एक आपने और सुना होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, यह किसका, अच्छा ये भाग किसका है? ये धारवाड़ पठार का भाग है। ठीक है, आइए, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है भाई, बताओ। विच रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? मूसी, कोयना, दूध गंगा या जलांगी? विच रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, बताइए। बताओ भाई, कृष्णा की कौन सी भाई आपकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का जवाब आ रहा है सही, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके, नीता गुड आफ्टरनून। आइए, बताओ भाई, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, मूसी, कोयना, दूध गंगा या जलांगी? कौन सा जवाब होगा, जल्दी से बताओ भाई, फटाक से जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने ये सब बताया भी था, एक समझाया भी था कि भाई मूसी, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा। ठीक है, ये लिख लो, पंचगंगा, घाट प्रभा, ये सब क्या है? ये कृष्णा की सहायक है। लेकिन जलांगी किसकी सहायक है सर? हुगली की है। जलांगी किसकी है भाई? हुगली की है। ऑप्शन नंबर 1 2 3। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण देखने को मिलती है आपको? सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण देखने को मिलती है? सबसे सिंपल, सबसे आसान, और इसको एक नाम और भी बोला जाता है, बताइए। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरियो नहीं बेटा ना, जो ओरियो खाते हो वो नहीं, ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से इसे बेटा जाना जाता है। मतलब ये जो आपकी बारिश जो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ों से टकरा के जो वर्षा होती है, ठीक है, उसी को तो आप बोलेंगे सब दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ये देखने को आपको ये मिलता है। कोई डाउट पूछ लीजिए, किसी को कोई समस्या हो पूछ लीजिए। आइए, के प्रशांत, नीता, काजल, श्वेता, ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? बताओ भाई, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ठीक है, देखो भाई, पहला तो हो गया आपका असम, दूसरा हो गया आपका मिजोरम, तीसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, चौथा हो गया आपका मेघालय, ठीक है, चौथा हो गया आपका मेघालय। फिर आपका लास्ट वाला कौन सा हो गया सर? त्रिपुरा। बचे कितने मतलब हुए कितने राज्य सर? 5 राज्य। ठीक है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा की बात पूछिए, 96, 14, 62 या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ, बताइए। कहाँ किया गया, कौन बताएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में जाना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। 1914 में किया गया, कहाँ पे? शिमला। 1914 में शिमला में किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बताओ, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द नेशनल इनकम कमेटी फॉर्म्ड? बताइए, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द नेशनल इनकम कमेटी फॉर्म्ड? बताइए। एम विश्वेश्वरैया, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नरोजी, विकास शेखावत? बताओ, बताओ भाई। पीसी महालनोबिस, बाकी लोगों का भी जवाब आ रहा है, बिल्कुल। तो सर पीसी महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? बताइए।
बताओ भाई। बताओ भाई। ठीक है, याद रखिएगा ये सब जनसंख्या। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात पूछी गई है। के श्वेता, ऋतिक, नीता, प्रशांत। बिल्कुल, जवाब आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक कार्यक्रम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, लमसम 1952 में लाई गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, अंतराल क्या था, 1951 से 56 था। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत है? बताओ, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत है? बताओ भाई। बिल्कुल याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र है ये। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? गुर्दा, यकृत, हृदय या मस्तिष्क? लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ दिया गया है तो आप सीधे सीधे आंख बंद करके लीवर लगाएंगे। ठीक है, आंख बंद करके लीवर लगा देंगे आप। आइए। अच्छा, ये रजिस्टेंस है और परिपथ कितना है, 150 वोल्ट है। तो भैया प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितना होगा भाई? थोड़ा बताइएगा, थोड़ा दिमाग दीजिएगा। कुल खर्च कितना होगा? थोड़ा सा सोच समझ के बताओ। देखो भाई, सभी को पता है रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज दिया गया भाई, ये तो पता है ना, रेजिस्टेंस दिया गया है और ये वोल्टेज दिया गया आपको। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला सभी को पता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ऐसा कुछ देखा होगा आपने। यहाँ लगाइए 150 गुणे 150 बटे आर, कितना हो गया, 1.52। इसको अगर जीरो मान के हम काट देते हैं तो आपका लमसम, भाई देखो ना, ये 150 गुणे 150 बटे 1.52 आपका देखने को मिल रहा है। भाई यही तो मिल रहा है। अब इसको आराम से आप कटपिट करिए, आराम से कितना बचेगा। रेजिस्टेंस मान लो 1.5 ही लिख लो, आप लो 1.5 लिख लो। अब इसको आप थोड़ा सा काटिए, गुणे 10 बटे 15, काट दिया आपने, कितना बचा, 15, 1, 2, 3, मतलब 15,000 वाट, जहां भी होगा वही जवाब हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है, बिहार में खासकर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, एसएससी में आ जाते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, बिहार एसएससी ये सब बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कोई दिक्कत, सभी का जवाब आया, अच्छा ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चपकने का क्या कारण होता है? बताओ, तैलीय पृष्ठ पर क्यों नहीं चपक पाते ये? बताइए। बताओ। टक से सभी के सभी जवाब दीजिए। जवाब तो देखो बहुत आसान है। जवाब मैंने बहुत बार इसको बता रखा है आपको, देखो मैंने बताया, देखो जब सेम हो तो कहते हैं ससंजक बल, ठीक है, जब डिफरेंट हो तो कहते हैं असंजक बल। तो जवाब यहाँ पे अभी भी लोगों का ए आ रहा है, अरे बेटा थोड़ा सा सोच लो। ठीक है, पूछा गया है कि डू नॉट स्टिक, जब नहीं चपक रहा है इसका मतलब सरफेस दोनों का अलग अलग तरह का है, तो सर असंजक बल हो गया। ठीक है, काजल बेटा, मैं बता दूं, जैसा कि अभी मेरा टारगेट है कि 31 जुलाई तक आपको कुछ नहीं तो 180 क्वेश्चंस डेली देने का। ठीक है, जिसके लिए अभी इस मंथ मैं आपकी एक 10 बजे सुबह रखता हूँ क्लास, एक 11 बजे रखता हूँ, एक आपका 2 बजे और एक 3:30 बजे।
ठीक है, तो इन चारों क्लास को मिला के मैं आपको 180 क्वेश्चन का टारगेट रखा हूँ, मतलब 2000 क्वेश्चन का टारगेट मेरा इस मंथ में था। ठीक है, अब हम जो 1 अगस्त से शुरू करेंगे ना, बिल्कुल परेशान मत होइए, एक क्लास आपकी मैं रात में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्लास आपकी रात में होगी, एक आपकी दिन में होगी। ठीक है, एक क्लास रात में, एक क्लास दिन में आपकी क्लास ये होगी। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, रखेंगे जरूर एक क्लास। ठीक है, आइए। तो ये तैयारी बस करते रहो भाई जुलाई तक, उसके बाद अगस्त से आप जो टाइम बताओगे उस हिसाब से रात में रख देंगे। 10 बजे बोलोगे, 9 बजे बोलोगे, जो भी आप बोलोगे, एक क्लास अब टाइम रख देंगे। ठीक है, आइए। तुल्यकारी उपग्रह के परिभ्रमण की अवधि कितनी होती है, बताइए। सिंक्रोनाइजिंग सैटेलाइट की कितनी होती है? बेटा जो 2000 क्वेश्चन का टारगेट था ना, इसलिए तो मैं आपकी क्लासेस बढ़ा दिया मैंने ना, कि आपके जो 2000 क्वेश्चंस का टारगेट है वो कम से कम हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो भाई 2000 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बहुत है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू आ जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। बताइए। अरे मतलब बेटा एक अलग ही जवाब, 36 मतलब कुछ कुछ भी ना। आइए सर, ये 24 घंटे होते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बताओ भाई, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बताइए भाई क्या प्रभाव पड़ेगा। इंक्रीज कर जाएगा, बच्चे दे रहे हो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर बढ़ेगा ये। एक्सरे किरण किस प्रकार की तरंग है? विथ व्हाट टाइप ऑफ वेव्स इज एक्सरेज? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। याद रखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज एक्सरेज, तो याद रखिएगा सर विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको पूछो कैसे, सर आपने एक ट्रिक भी बताई थी, रामिन विजुअल एक्स गुमैको, रामिन विजुअल एक्स गमैको, ये मैंने बताया था ना भाई आपको। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्ट गैस, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्ट गैस, बताओ भाई। निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, बताइए भाई। बिल्कुल याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस का उदाहरण क्या है भाई मेरे, आर्गन है। ठीक है, आर्गन है आपका। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में जो हरा रंग, बेटा बताओ। बोलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, रंग से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे, पक्का बनेंगे। चलिए, बिल्कुल बेरियम आ रहा है लोगों का, बहुत अच्छे, वेरी गुड प्रशांत। चलिए, देखो भाई, जो स्ट्रॉन्सियम कैसा कलर देता है पता है, लाल रंग देता है। ठीक है, कहाँ गया, नहीं दिया। सोडियम आपका देखो बेटा पीला देता है। ठीक है, बात आती है कि सर एक बात बताओ, जो सिल्वर कौन देता है, सिल्वर कलर, ये कौन देता है सर? एल्यूमिनियम देता है, एल्यूमिनियम देता है। नीला कौन देता है? कॉपर क्या देता है? वो नीला कलर देता है। तो भैया बेरियम कैसा देता है सर? याद रख लो सर, हरा देता है। 13 दिसंबर 1996 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था, बताइए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बताइए। बताओ भाई, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? सिंपल सी बात है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था।
ठीक है, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, भाई अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने एक दिन आपको कराया भी है, तो गलत मत कर देना भाई। तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, अजय श्वेता क्या हो गया? ओके, ठीक है, इसका जवाब दीजिए भाई सभी लोग, हमारे लाल लालियों इसका जवाब दे दो। बी आ रहा है, आयरलैंड आ रहा है। भाई राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूछी गई है, बताओ। अरे फिर से सोच लो भाई, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, बताओ बताओ। फिर से सोच लो भाई, एक मौका और। डीपीएसपी आयरलैंड तो चलो सही है, ठीक है। ठीक है, ये आपके लिए, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, संविधान संशोधन भी हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे के जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके लिए, इसका कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है, क्लास के बाद। ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि इसमें एक हिंट दे देंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। अब जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है भाई? बताइए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल याद रखना, सब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता भाई? बताओ, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। भाई थोड़ा सा ये डिजाइन में लिखा गया है, रसधनी लिखा गया है, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, मतलब रिजर्वायर लिखा गया है। तारक का है, गोल्गी का है, रसधनी और लाइजोसोम। पूछा गया है कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताओ भाई। बिल्कुल, ये याद रखिएगा, सरसधनी आपके किसमें, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल में, भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और फैटी एसिड्स में, मतलब आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ऐसे लिख लो आप। ये आपके फैटी एसिड्स में तोड़ेगा, साथ ही साथ आपके ग्लिसरॉल में तोड़ता है। कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको भाई? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसका जवाब सही देना चाहेंगे, कोशिश कर तो जरूर जरूर रहे होंगे, इसका जवाब आप सही दे देंगे, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। साउथ अफ्रीका होगा, कंफर्म हो गया? ठीक है, हाँ सही है। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे चनेश्वर कुमार सी आ रहा है इनका। बेटा सोच समझ के जवाब दो भाई, क्या जवाब देते हो भाई तुम लोग। ये दोनों तो बेटा आपके प्रोटीन का पाचन करते हैं, ये तो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, अब कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर डी। सर तो है क्या फिर? याद रखिएगा, लाइपेज। लाइपेज आपके फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है, ये भी पैनक्रियाटिक जूस से निकाला जाता है। ठीक है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ हर्ट चैम्बर्स इन कॉकरोच इज, बताइए। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है 3, 8, 11, 13। बताइए, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ हर्ट चैम्बर्स इन कॉकरोच इज। बताइए भाई, बताइए, सिंपल है, इसको रटना पड़ेगा भाई आपको। 13 होती है, जैसे मनुष्य में हमारे क्या होती है, 4 होती है ना। ठीक है, मैमल्स में आपके 4 देखने को मिलती है, बर्ड्स में आपके 4 देखने को मिलती है,
तो भाई पूछ दिया गया था कॉकरोच के बारे में। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? बताइए किस भाग में है, ये पूछा गया आपसे। तो भाग 4, 5, 6 और 7। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स? आइए, बिल्कुल भाग 5। ठीक है। आइए, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई भाई? पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? बता दो भाई, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए? बिल्कुल सर, 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए 18 होनी चाहिए। अच्छा, 21 से 18 की संविधान संशोधन कब किया गया था? 61वां 1989 में। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राजभाषा का आयोग जो गठन किया गया था वो प्रथम किस वर्ष किया गया था, ये बताइएगा। बताओ भाई। याद आ गया? बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं बराबर रिवाइज किया करो बेटा, इसीलिए बस कहा जाता है। ठीक है, चलो, बिल्कुल 1955 में। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? भाई बता सकते हो। यूनियन, राज्य, समवर्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। समाचार पत्र भाई बता दो। समाचार पत्र हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सब किस में आएंगे? सर ये सब समवर्ती सूची में है। ये सब के सब समवर्ती सूची में है। ठीक है। और आपको शायद पता होगा वर्तमान में कितने विषय हैं समवर्ती सूची में? सर 52 विषय हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। पहले कितने थे सर? सर पहले आपके 47 थे, अब 52 हो गए। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन किया गया था। बताओ। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन किया गया था, बताइए। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन? बताइए। बताओ भाई, फटाक से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भाई, कब किया गया था? सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1923 में किया गया था। उम्मीद है सभी लोग सही जवाब दिए होंगे। ठीक है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका कथन है भाई? क्रोसेन का, ग्रेसम का, या ठीक है बताइए, या शे का नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई, ये किसका कथन है? बड़ा अच्छा कथन माना जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड सर, ये ग्रेशम का नियम है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? बताए किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ द ग्लास बिकम्स रेड? बताइए। बताइए। बताओ भाई। सर मैग्नीज डाई ऑक्साइड पूछा गया, क्लास का कलर किससे आपका रेड हो जाता है? ठीक है, तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड होता है।
स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी भाई? बताइएगा। बताओ भैया। ओके, बिल्कुल याद रखिएगा सर, 1948। क्या बात है भाई, पूरा तैयार। आपसे ये कहता है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? बताओ भाई। राज्य के अधीन जो लाभ का पद है धारण करने के लिए कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद या इसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। बताइए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बिल्कुल बेटा मुस्कान, बताइए। बताओ। आपने सुना होगा कि एक अनुच्छेद 18, आपने एक नाम सुना होगा अनुच्छेद 18 में, इसमें तो उपाधियों का अंत भी आपके दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये भी बातें कही गई हैं। ठीक है, उपरोक्त कथन। ठीक है, तो आपका कौन हुआ सर? प्रेसिडेंट हो गए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? Who among the following has called the directive principles of state policy and fundamental rights as the basic soul of the constitution? बताइए, ये शब्द किसका है? और यहाँ काफी लोग गलत करेंगे, यहाँ काफी लोग गलत करेंगे, ये पक्का है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे काफी लोग गलत करने वाले हैं। डॉली बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, अगर हम, हाँ बिल्कुल 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 बेटा, हेलो अंकित। अभी ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आपको एक शब्द याद होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये इन्हीं की देन थी ये शब्द, और ये इन्हीं द्वारा कहा गया था, बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो भाई आपके जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 32 है, मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 32 है, उसे कहा गया था भाई। ठीक है, इसे बोला गया था संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा इसे बोला गया था। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, भारत के महान्यायवादी की, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उपयुक्त सभी? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, पूछा गया आपसे। बताओ भाई। बताओ भाई, यहाँ देखते हैं इस बारीकी तक कौन पहुंच सकता है। बिल्कुल, जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे भाई, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है? आइए, कौन सा विधेयक भैया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते? बताइए, पढ़ो आराम से और जवाब दिया करो। ठीक है, जवाब दिया करो, सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, अरे सौरभ जी आप भी आ गए भाई, बड़ा मेहनत किया आप। बेटा ऐसे तुम निकालोगे कांस्टेबल की परीक्षा? गायब हो, लेकिन पढ़ना है भाई, नौकरी निकालने का जुनून है तुम्हारे अंदर। ठीक है, आइए, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका मनी बिल तो होता ही है। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी होता है। जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले, बिल्कुल सर ये भी होता है। तो भैया उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे।
निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा? बटे अच्छा, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तब ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग देना पड़ रहा है? बिल्कुल बासु बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जब तक साइन नहीं करेगा बेटा पास होगा नहीं। बताओ भैया किसको हटाया गया था? सर चौधरी चरण सिंह को हटाया गया था, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और आपको कुछ नाम याद होगा, ठीक है, कुछ और भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एक देव गौड़ा जी का, ठीक है, एक इनका भी नाम सुना होगा, देव गौड़ा जी का सुना होगा, आई के गुजराल जी का सुना होगा आपने, ठीक है, और भैया वाजपेयी जी का खुद आपने सुना होगा, वाजपेयी जी का। भैया विश्वास कारण त्याग पत्र लेना पड़ा था इन सभी को, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये था तो आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? बताओ बताओ भाई, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। चलिए, बिल्कुल गलत है, टॉली गलत कर दिया। अच्छा, एक लोग देंगे तो दूसरा भी वही देगा ना, सही है यार, बढ़िया है, मतलब तुम लोग का एकदम बढ़िया है, सेटिंग बढ़िया है। आइए, बताओ भाई। चलो बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 201 भाई मेरे। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है, सत्य है, ठीक है, तो बताइएगा। आपातकाल के दौरान नागरिक के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सर ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आइए, सर आर्टिकल थोड़े आते हैं बेटा, अभी कहाँ पता, अभी उठाइएगा पीसीएस का पेपर उठाइएगा, और अब तो यार अब तो एसएससी भी दे रहा है आर्टिकल, ठीक है, पीसीएस उठा लीजिए, मतलब मजा आ जाएगा बिल्कुल, एकदम सीधा सीधा ऐसा ऐसा आर्टिकल पूछेगा कि फिर दिमाग तो, ठीक है। भारत में अभी तक 4 बार राष्ट्रीय आपात, सर ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, 3 बार लगा है, ठीक है। अगर आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती हैं, सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना था, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या भैया, सब क्या होता है, सब उनके हाथ में चला जाता है, निलंबित नहीं की जाती है। आपात की घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, हाँ बिल्कुल सर ये सही है, तो केवल 4, बिल्कुल ओनली 4, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं आता, मुझे लगा भाई पेपर में नहीं आता। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है भाई? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन रिफ्यूजीज? बताइए। बताओ भाई। बताइए। बिल्कुल ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन रिफ्यूजीज की बात ये की जा रही है, ठीक है, कहाँ पे? जेनेवा। और कहाँ भैया? स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। कब स्थापना कब की गई थी, कौन बताएगा? कोई अगर एक होनहार बच्चा हो जो बता सके कि सर स्थापना कब की गई थी? बेटा 1950 में की गई थी। बताना है कौन सा सही सुमेलित है? नील द्वीप, स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप, शहीद द्वीप, गोरखपुर हवाई अड्डा, अटल हवाई अड्डा, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम आजाद। बताइए कौन सा पूछा गया आपसे सुमेलित है? बताओ भाई। चलिए थोड़ा याद रखिएगा, नील द्वीप का उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे शहीद द्वीप होना चाहिए। हैवलॉक द्वीप का नाम उल्टा लिख दिया गया है, बताइए। हैवलॉक द्वीप को स्वराज होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ तो सीधे सीधे गलत हो गया। गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी, ठीक है, ये तो आपको नाम याद भी होगा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा,
ठीक है, ये हो गया। अब ये बिल्कुल आपका सही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ केवल 4 लेके ही चल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल 54 यहाँ 4 आगे आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी। निम्न में कौन गलत सुमेलित है? फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति, चिलैया समिति या महालनोबिस समिति? बताइए। बताओ भाई। स्वामीनाथन, जानकी रमन, चिलैया, पूछा गया कौन सा गलत सुमेलित है? चलो बताना भाई। देखो भाई, अभी मैंने उस दिन नहीं बताया था, जो चिलैया समिति थी ना, बैंकिंग सुधार से तो भाई आपकी नरसिम्हन समिति है। अब इससे क्या है, ये आपका कर सुधार से संबंधित है, ये आपके कर सुधार से है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बैंक सुधार से एक और है, गोईपोरिया समिति भी है, यहाँ में लिख लो। एक और याद रख लेना, गोईपोरिया समिति। पोरिया समिति। ठीक है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था, जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था? Who was the first communication satellite of India which was installed in geostationary orbit? बताइए। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था, जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? बताइए। तो भाई जवाब दीजिएगा भाई। एप्पल ओप्पल, बिल्कुल, चलो बिल्कुल। सौरभ एक अलग ही जवाब दे रहे, भैया मेरे एप्पल था। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया? पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताओ भाई। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए बी। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात पूछा गया। ठीक है, सेल वॉल तो सेलुलोज का होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये पूछा गया आपसे। बताइए भाई। आपकी जो सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, बताइए बिल्कुल। लिपिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल। देखो बेसिकली इसका नाम होता है बेटा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है। अरे बासु आ गई क्या? अच्छा बासु है तब ठीक है भाई। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, मतलब सब प्रोटीन भी है और आपके लिपिड भी है। बिल्कुल, ए और सी दोनों। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? बताइए। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? नहीं, अरे मैंने देखा भाई, मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया। अरे बताइए। बताइएगा सर, ये बैगनी होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या अर्थ होता है भाई? मॉडरेटर का अर्थ क्या हो सकता है, आप बताइएगा। देखो मॉडरेटर क्या करेगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं आपके, भैया उनको थोड़ा सा मंदक बनाएगा, उनको थोड़ा सा मतलब उनको अस्थिर रखेगा। ठीक है, अरे अंकित तो येलो दे रहा है भाई, अंकित ठीक दे रहे हो, जब आप बढ़िया दे रहे हो। आइए बिल्कुल बताइएगा। भाई देखो, मॉडरेटर होता है, ठीक है, कूलेंट होता है, आपके कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं। कंट्रोलिंग रॉड से पता, बोरान, कैडमियम,
ठीक है, ग्रेफाइट, इन सब के प्रयोग किए जाते हैं। जो न्यूट्रॉन के लोड होते हैं भाई, मैंने कहा कि अगर एक ये न्यूट्रॉन से देखो ये 3 बने बेटा, ये क्या बने, ये देखो आप 3 बने, ठीक है। इससे देखो भाई 3 बने, इससे देखो भैया 3 बने ये, ठीक है। इससे भाई मेरे 3 बनेंगे। अब इतना ज्यादा हो जाएगा तो मॉडरेटर क्या करेगा, इन न्यूट्रॉन्स को क्या करेगा, रोक लेगा, इनको क्या करेगा, आपका मॉडरेट करेगा, फिर आगे जो है भेजेगा, ठीक है। अब देखो कई चीज होती है इसमें, आपको पता है एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं कुछ, ठीक है। जैसे हम न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गया तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो भाई। चलिए, रिड्यूस लोड भी। निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है, बताओ भाई। निलंबन का गुण नहीं है, सस्पेंशन का गुण नहीं होता है। इसके कण आपके मतलब इस पार्टिकल्स कांट मूव अक्रॉस द फिल्टर, वी कैन सी द डिस्पर्स पार्टिकल्स, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ द सॉल्युबल पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 10 to 3 एंड बताइए, मतलब 10 के घाते -3 है वो, ठीक है, 3 मत लिख लेना, ये लिखा हुआ -3 to -4, ये लिखा है -3 to -4, ठीक है। अब बताओ भाई, इतना समय नहीं लगता है कमेंट देने में, बताओ। बिल्कुल सर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक समान मिश्रण है, ठीक है, याद, नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, मतलब आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है, बताइए। थैलेमस, अधिवृक्क, थायराइड या अग्नाशय, बताना, अच्छा क्वेश्चन है। भाई बाकी लोग देने में शर्म आ रही है क्या जवाब, भाई जब हो क्लास में तो जवाब दो, नहीं तो जाओ आराम करो, झूठे कहाँ बैठे हो क्लास में भाई। अरे काजल जी आप भी आ गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल समय से आ गई, ठीक है, गुड मॉर्निंग। आइए, बिल्कुल ये एड्रीनल होता है सर, ये एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पता है ये 2 भाग में होता है, एक मेडुला होता है और एक आपका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसंयोजक तीनों बंद उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवलेंट और सब आपके कोवलेंट, ऑल द 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। चलिए बिल्कुल देखते हैं, जवाब हो सकता है आपके अभी आ जाए, बताओ भाई। चलिए, चलिए जवाब सभी का देख लें इस बार, ओके। यहाँ पे जवाब आ चुका है, सौरभ का तो गलत है, डॉली का जवाब आ चुका है, मुस्कान का आ चुका है, बाशु का आ चुका है, और देखते हैं, और देखते हैं भाई कौन जवाब देता है। अंकित आ चुका है, अंकित का, सौरभ का आ चुका है, और इंतजार कर लेते हैं भाई। अच्छा, कुछ लोगों तो क्लास में आए होंगे और तुरंत जो है चले गए होंगे, ठीक है। बाशु का आ गया, हाँ ठीक है, काजल का भी आ गया, ठीक है। कुछ लोग तो आते हैं भैया सर को देखने, अरे सर हैं क्या, पढ़ा रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, बताइए। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम। आज प्रशांत भी गायब है भाई, बताइए। न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, बिल्कुल, बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ना। कैसे सर गायब है, अरे मैंने सिर्फ अगर हाइड्रोजन की देख, मान लो हाइड्रोजन लेते हैं, माइनस कर दो तो जीरो नहीं आ गया न्यूट्रॉन, तो सीधे सीधे हाइड्रोजन की बात करो। छिपकलियों का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ लिजॉल्ट्स, बताइए, द स्टडी ऑफ लिजॉल्ट।
आपको कहीं इसका जवाब नहीं दिख रहा होगा। क्यों भाई, कहीं इसका जवाब नहीं दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसका, क्योंकि इंग्लिश वर्जन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल। आइए, बिल्कुल। ये बेटा स्पेलिंग थोड़ी सी ये गलत है। ठीक है, ये ऐसे होती है, सौरो होती है। ठीक है, जो सौरभ में लगती है ना, वही वाली सौरोलॉजी। ठीक है, सेरोलॉजी नहीं, सौरोलॉजी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाँ, मैंने लिख दिया। ठीक है, निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? पौधे, जीव, जीवाणु। बताओ भाई, किसमें आपको श्वसन प्रक्रिया देखने को मिलती है? भाई देखो, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि किसमें वायुवी है या अवायुवी है। ठीक है, आपसे ये कहीं भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि वायुवीय श्वसन है या अवायुवीय श्वसन है, ऐसा कुछ बात नहीं की गई आपसे। तो देखो, प्लांट्स, पौधे बिल्कुल होते हैं सर। ठीक है, जीव होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, वो अलग बात है कि एनारोबिक करते हैं। एक, दो, तीन, ये तीनों के तीनों आपके सही है। ठीक है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, पालक में भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छे। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए, फॉर्मिक लाल चींटी में। ठीक है, एसिटिक भाई आपके सिरका में, विनेगर। सूची एक को दो से सुमेलित कर लीजिए। मरखा घाटी, जिसे मूर्खा घाटी होता है बेसिकली, जूकू घाटी, सांगला और यूथांग। रक्षिता, गुड मॉर्निंग। चलिए, बताइए भाई, जल्दी से फटाक से बताइएगा, सोच समझ के जवाब देना भाई। ठीक है भाई, देखो आइए, मरखा घाटी आपके लद्दाख में है। ठीक है, तो भाई ए का हो गया 3। ओके, जूकू घाटी नागालैंड में है, तो कहीं दिख रहा है क्या? सर ये दिख रहा है, बी का 4 दिख रहा है। सांगला घाटी कहीं दिख रहा है क्या? सर हिमाचल में दिख रहा है, ये देखो सी का दूसरा। युथांग घाटी कहीं दिख रहा है क्या? सर सिक्किम में दिख रहा है, डी का पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी है? सबसे दक्षिणी पूछा गया है, तो अभी इसका एक क्रम भी बता देते हैं जो आपके लिए बड़ा काम देगा। ठीक है, इसका एक क्रम बताते हैं जो आपके लिए बड़ा काम देगा। आइए, चलिए, बासु देखो, बासु तो भाई समझा रही है पूरा, एकदम बढ़िया बेटा, शाबाश। आइए, ठीक है, आओ, कैप याद रख लेना। कार्डामोम, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। ठीक है, और पलानी। ठीक है, इसके ऊपर नीलगिरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, आइए, जवाहर सागर विद्युत परियोजना, माही बैराज सागर जल विद्युत परियोजना, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना या श्रीशैलम जल विद्युत योजना। बताना है, चारों को मैच करिए। आज क्वेश्चन थोड़े से आपके खतरनाक लाए हैं। बताइए, फिर से बताना है, क्या बताना है बेटा, फिर से मुझे बताइए। बेटा ये CAP, जैसे अगर आप देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, अगर ये आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो बेटा ये है, नीचे कार्डेमम होता है, फिर अन्ना मलाई, फिर पलनी, फिर नीलगिरी। ठीक है, जैसे याद रखिएगा।
ठीक है। जवाहर सागर विद्युत परियोजना, माही बैराज, राणा प्रताप और आपके श्री सैलम। बताओ भाई, जल्दी से बताइए, बताओ भैया, सभी के सभी लोग। चलिए, देखो भैया, जवाहर सागर आपके चंबल नदी पे, ए का दूसरा, तो आंसर सीधे सीधे अभी अभी नहीं, अभी आपको नहीं पता चला। माही बैराज माही नदी पे, तो भाई बी का पहला। अरे यार, दोनों ऑप्शन देखो बिल्कुल सेम है। अच्छा, तीसरे पे आते भाई, राणा प्रताप चंबल नदी पे, सी का चौथा। अब तो जवाब अलग होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आप मिला लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्री सैलम आपको सभी को पता है कृष्णा नदी पे पाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख या सिक्किम? बताइए, बताइए चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? ओके, मैच, हाँ, मैचिंग वाले क्वेश्चन थोड़े खतरनाक हैं। सी होता है काजल बेटा, चलिए। ओके, उत्तराखंड सौरभ दे रहे हैं, बासु भी उत्तराखंड दे रही हैं। ठीक है भाई, सही बात है यार, बढ़िया है, मतलब समझदार हो। अरे चंद्रताल झील भैया हिमाचल में है। कहाँ चल रहे हो भाई तुम लोग? ठीक है, बिल्कुल, काजल, अंकित, वेरी गुड। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कल ही अभी पढ़ाया था। भाई देखो, गुजरात से गोवा वाला जो इधर वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, इसको किस ना, ये तो पूरा है ना, ठीक है, इधर वाले हिस्सा को क्या बोला जाता है? सर, इधर वाले हिस्सा को कोंकण बोला जाता है, फिर मालाबार बोला जाएगा, इधर जैसे जाओगे कोरोमंडल बोला जाएगा, फिर इधर उत्तरी सरकार बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर आपका कोंकण, ठीक है, फिर मालाबार। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद कर सकते हो। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? विच इंडियन स्टेट बॉर्डर टचेज द बॉर्डर ऑफ मोस्ट स्टेट्स? बताइए, बताओ भाई, फटाफट फटाफट बताइए। बिल्कुल, कोंकण तो ठीक है, अब अगला बताइए। यूपी, बहुत अच्छे। कितने राज्य हैं भाई, कौन बताएगा? कोई हमारा, ठीक है, बहुत होनहार बच्चा। याद रखिएगा, ये आपके बहुत बार पेपर में भी पूछा जाएगा, स्टेट एग्जाम्स में भी। ठीक है, 8 आपके राज्यों और एक आपका केंद्र शासित। क्योंकि पेपर में 9 दिया रहता ऑप्शन, ठीक है, तो 9 ही लगाएंगे। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछ दे कि मतलब संपूर्ण कितने राज्यों से, तो आप 9 लगा सकते हैं। ठीक है, बुक्सा, सिमलीपाल, भाई देखो सिंपल सा है यार, देखो सिमलीपाल उड़ीसा, ये सभी जानते हैं। तो बी का चौथा ऑप्शन देख लो भाई। अब देखो फंस गए आपके साथ 2 जगह, ये तो है। ठीक है, अब आपको क्या इस पे करना है? अब आपको दिमाग ये लगाना है कि सर ये बताओ, बुक्सा कहाँ पे? बताइए, बुक्सा कहाँ पे है? सर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आप फिर देखिए, ऑप्शन मिल रहा है क्या? 3 4, अब फंस गया सर, अभी भी 2 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, सी का देखते हैं। नागरहोल कर्नाटक में, सी का दूसरा कहाँ दिख रहा है? ये देखो सर, ये देखो, बढ़िया मिला एकदम जवाब, ये देखो। ठीक है, ये क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले? बताइए, जल निकासी के साक्ष्य मिले, बताइए। सेशन को लाइक और शेयर करते रहा करिए। बिल्कुल, यहाँ से 9 टोटल हो गए, बिल्कुल। ओके, नागरहोल कर्नाटक, वेरी गुड, इसका जवाब दीजिए आप। धौलावीरा जवाब आने लगा, और बाकी लोग भाई, फिर बाकी लोग सोच रहे होंगे ना कि कोई एक आग दे दे, तो फिर हम वही देख के बता देंगे। चलिए, बिल्कुल सर, धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है मेरे भाई? गुजरात में। ठीक है, चलो, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच्ड पेयर?
न्याय दर्शन कणाद, सांख्य दर्शन गौतम, वैश्विक बदरायण एंड पूर्व मीमांसा जैमिनी। बताओ भाई कौन सा करेक्टली मैच है? आइए बताएं। देखो न्याय दर्शन तो भाई कणाद से संबंधित नहीं है, ये गौतम से संबंधित, तो ये तो पहला गलत हो गया। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है, न कि गौतम से, तो ये भी गलत हो गया। वैश्विक दर्शन कणाद से संबंधित है, ठीक है, कणाद से संबंधित है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये बिल्कुल सर आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक। बताओ भाई बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर, हिंट के तौर पर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, हिंट के तौर पर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बताइए। वहां पर भी हो रहा है, क्या मतलब? अरे कोई बात नहीं भैया, चलो बिल्कुल याद रखिएगा। सर इल्तुतमिश था, और आपको पता है इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसे गुलामों का गुलाम। चलिए बिल्कुल। बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? अब भैया बताओ बसावन किसके दरबार का था? आधा लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे। कोई बात नहीं, नहीं सुने हो कोई बात नहीं, आज सुन जाओगे। इनके साथ एक और चित्रकार का बड़ा नाम फेमस आता है। ठीक है, दसवंत नाम सुना है किसी ने? अरे तनु भी आ गई क्या? अच्छा भाई बहुत अच्छा लगा। दसवंत भी, बसावन और दसवंत सर ये अकबर के समय में थे। ठीक है, जहांगीर को पेंटर किंग कहा जाता है भाई, ये भी याद है ना, इसको पेंटर किंग कहा जाता है, चित्रकारी वाला राजा भाई कहा जाता है इसको। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है बेटा। रक्षिता तो अब अच्छा ओके, हो सकता है भाई आप बेटा म्यूट नहीं ना करके बैठी हो क्लास में, वॉइस एकदम डाउन करके। आइए, शाहजहां। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, गोल्डन पीरियड ऑफ, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। चलिए आइए, बिल्कुल बीरबल को ही दिया है क्या भाई? हाँ, अरे बिल्कुल भाई, भाई इन्हीं के समय भैया बीरबल, जो आपका, आपने बहुत इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, बीरबल के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होगे भैया। इन्होंने, बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, और एक संबंधित इन्होंने एक स्थापना की थी जिसको सबसे पहले ज्वाइन बीरबल ने किया था, कमेंट करके बता सकते हो क्या वो कौन सा था? महेश दास था, बिल्कुल भाई। आइए, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, क्या नाम था उनका? तीन इलाही। बताइए। चलो बहुत अच्छे। देखो कृष्णदेव राया, जो आप ये देख रहे हो यहाँ, जो तेलुगु संस्कृत की बात अगर करते हैं तो इनका बेसिकली आप एक नाम जानते होंगे, आंध्र भोज के नाम से बोला जाता है इनको, आंध्र भोज। इन्हें बोला जाता है आंध्र पितामह, आंध्र पितामह के नाम से बोला जाता है। इनके एक जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक सारी बातें हैं, वो एक पुस्तक में लिखी गई हैं, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है, आमुक्त माल्याद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आमुक्त माल्याद, याद रखिएगा कृष्णदेव राया है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी को बहुत अच्छे। मित्र मेला की स्थापना किसने, किसके द्वारा की गई थी? बाय whom was मित्र मेला established? बताइए भाई, मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय whom was मित्र मेला? अजीत सिंह, वारिंद्र घोष, वीडी सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल। बताइए।
बताओ भाई, मित्र मेला। बताओ भैया। आपने आपको ये पता होगा अगर हम देखा जाए, ठीक है। यहाँ सावरकर, बिल्कुल आपको पता है, इनके साथ एक और थे गणेश दामोदर सावरकर, इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, तो ये दोनों लोग मिल के किया था बेसिकली इसके बारे में। कब किया था? 1899 में किया था। ठीक है, चलिए। भाई बफरिंग नहीं है, ठीक है। आइए। सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सही है? सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कार्यक्रम में निम्न में से कौन सही है? तंजौर, अवध, हैदराबाद, भोंसले। अवध, तंजौर, हैदराबाद, भोंसले। हैदराबाद, भोंसले, अवध और तंजौर। हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोंसले। बताइए। बताइए। बताओ भाई। चल। इट्स ओके सुनील क्या? भाई यहाँ तो अलग कहानी चल रही है भाई। यहाँ तो लग रहा है जबरदस्ती पकड़ पकड़ बुलाया जा रहा है। अरे आओ आओ, चलो चलो आओ। अरे भैया छोड़ दो। ठीक है, आइए। बिल्कुल, हैदराबाद 1798। ये राज गौरव नहीं दिख रहा आजकल मुझे। कहाँ है भाई? तंजौर 1799। अवध की बात करते हैं, याद रखना 1801 की कहानी है। 1801 की कहानी है। अगर भोंसले की बात करें 1803 की कहानी है। सीक्वेंस कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी ही तो दिख रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है। इज नॉट करेक्टली, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइए। बताओ भाई। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। बताओ भाई, सभी जवाब दो, ठीक है। हाल चाल तो लेते रहोगे, जवाब भी दिया करो। सुगौली की संधि, अवध का विलय, सिंध का विलय या झलकी की संधि? ठीक है, बिल्कुल सर, सिंध का विलय ये गलत है सर। 1843 में हुआ था, न कि 48 में। सिंध का विलय सर 1843 की ये कहानी है। ठीक है। लॉर्ड एलन बेरो। लॉर्ड एलन बरो, ये याद रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? विक्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश, उद्यमों का स्वतंत्र निकास, सजातीय उत्पाद। बताइए। बताओ भाई। ओके। भाई बताए नहीं राज गौरव के बारे में यार आप लोग। आप लोग का बहुत प्यारा बच्चा है राज गौरव शायद। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। बताओ भाई, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जा रही है? भाई इतने खतरनाक नाम है तो तुम्हें तो सीधे सीधे पता है। सर पेंटोस पाया जाता है। भाई इतना खतरनाक नाम कौन पड़ता है भैया? ठीक है, पेंटोस बताइए। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। राउंड वॉर्म इज अ ह्यूमन पैरासाइट विच इज फाउंड इन। बताओ, गोल कृमि मानव में परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? बताइए।
तो भाई, भाई जिनको चाय पीना है बढ़िया एकदम चाय पीजिए, ठीक है, दिमाग उमाग को ताजा रखिए, फ्रेश रखिए, एकदम बढ़िया एकदम, ठीक है, थोड़ा दिमाग उमाग, कुछ लोग का काम भी नहीं करता होगा। अच्छा, आजकल जोड़े में लोग नहीं आ रहे हैं ना, बीच में बहुत जोड़ा चला था, जैसे देखो अभी एक जबरदस्ती बुला के लाया है और दोनों एक साथ निकल गए, दोनों एक साथ चले गए। राज गौरव गायब भी दिख रहा है, मुझे लगता है कहीं और सेटिंग चल रही है दूसरे की। तो सब यही चल रहा है भैया, इस समय बताओ, समय बड़ा खराब चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है भाई। चलिए बताइएगा। भाई तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिख रहे भाई मुझे, जल्दी बताओ यार, इतना समय कौन लेता है यार, इतना समय भाई तुम लोग ले लोगे तो मतलब आगे का काम कैसे चलेगा भाई, बताओ कैसे काम चलेगा बेटा मेरा। चले भाई, चलो बताते रहना। ये क्षुद्रांग होता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, गोल क्रीमी जो परजीवी होती है वो आपकी क्षुद्रांग में पाई जाती है, ठीक है। चलिए। अच्छा, सुनील क्लास में है, तो बेटा एक बात बताओ, सुनील तो शर्मा क्यों रहते बेटा, रिप्लाई करने में शर्मा क्यों रहते बाबू। प्रॉब्लम बार बार हो रही है कमेंट से, कोई बात नहीं, वाईटी पे थोड़ा सा मुझे लगता है ना, हो सकता है अपग्रेड कर रहे होंगे आपके गूगल वाले, ठीक है। हाँ बेटा, सबका कमेंट अब आ रहा है, ठीक है। हाँ अब सही है, मुझे भी नहीं दिख रहा था ना, अब सही है। आइए बिल्कुल, ठीक है, क्षुद्रांग में ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यकृत की जो बात है भाई, लीवर बड़ा भैया इसका बहुत काम है, मेन बाइल जूस, यूरिया बनाना, हिपेरिन फाइब्रोजेन को बनाना, विटामिन ए डी के का संचय करना, ठीक है, आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करना, भैया बहुत काम है। पेट का काम है भैया, एचसीएल निकालता है, सबसे तो मुख्य यही है, बाकी दो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को भी निकालता है। छोटी याद याद रखिएगा, ये तीन भाग में बांटी गई है, जेजुनम, ड्यूडे या पहले ऐसे कह लो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। आपके भोजन का पाचन और भोजन का तोड़ना सब यही देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। आइए। अच्छा, कोलन क्या है सर, ये कोलन क्या है। अरे भैया, सीकन, कोलम और आपके रैक्टम। कोलम में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का जो अवशोषण होता है वो कोलन में ही होता है, ठीक है। तीन हिस्से में कोलन को बांटा गया हुआ है। आइए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, विच विटामिन इज मेड मोस्ट फ्रिक्वेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर बड़ी तीव्रता से बनता है भाई, पूछा गया है। तो भाई हमारे शरीर में जो बनता है वो तो विटामिन ही, एक ही विटामिन ऐसा है जिसको हम कहते हैं सनसाइन विटामिन, ठीक है। एक गाना भी सुना होगा, गिव मी सम सनसाइन, गिव मी सम रेज, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन ये लाइन मुझे याद है, बताइए बिल्कुल। विटामिन डी, ठीक है, ये क्या है सर, कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसको, इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं सनसाइन विटामिन, इसको कहते हैं हम लोग सनसाइन विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। कितना अच्छा गा लेते यार, बताओ तुम लोग ऐसे बोलोगे मतलब इतना गद्दा गा रहा हूँ तो। बेटे गाया नहीं, ये तो मैंने एक बढ़िया बोला। एक मुझे लाइन याद आ गई, लड़कियों के लिए खासकर, मेरी आवाज बहुत मधुर है बेटा, पहली बार तो किसी ने कहा ये बात। चल, देखो एक मैंने एक बड़ा अच्छा मुझे मिला था कहीं, ठीक है, मैंने देखा था इसको, कि जो लड़कियां हैं वो पापा की परी, ठीक है, बनने से अच्छा है कि ऑफिसर बनकर दिखाएं, मतलब, ठीक है। आइए, एस्कॉर्बिक एसिड, बी का क्या है भैया, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डी क्या है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल होता है। क्यों भाई, पापा की परियां बनने से अच्छा है कि पापा को अफसर बन के दिखा दें, ठीक है। आइए, अब लड़कों के लिए कभी एक बात बोलूंगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है,
जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है भाई, बताओ। परा नहीं, मम्मी के मगरमच्छ होते हैं भाई। ओहो, यही बासु तुम समझ नहीं पाई। मम्मी के मगरमच्छ होते हैं बेटा। भाई देखो भाई, बताइएगा। बिल्कुल सर, वाटर से ही बनेगा। कैसे सर, एक बार बताओ मुझे। भाई आप, ये पेड़ है भाई, पेड़ में आप यहाँ से CO2 लेके जा रहे हो और यहाँ से H2O लेके जा रहे हो। अभी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, आपका O2 बनेगा और H2O बनेगा। तो ये O2 कहाँ से बन रहा है, इस वाटर से बन रहा है, इस जल से जाके बनता है आपका, ठीक है। जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है उसे क्या कहते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का लाभ अगर हो जाए, अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा होगा ना, बताइए, बताता हूँ। मम्मी का मगरमच्छ होता है भाई, ठीक है। बताइए, बिल्कुल रिडक्शन। देखो भाई, रिडक्शन में कई चीजें आती है। पहले देखो, ऑक्सीजन का आपका लॉस होना चाहिए, पहली बात। हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए, ये भी पहली बात, ठीक है। ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए, ये तो मस्ट है। अगर मैंने बोला कि सर ये बताओ, ये कैल्शियम 2+ से चला गया कैल्शियम, समझो कैसे। यहाँ पे देखो जीरो हो गया, कैल्शियम शुद्ध रूप में मिला, जीरो हो गया। ये किसी के साथ मिलेगा, मान लो CaOH ट्वाइस लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम मिला। यहाँ क्या हुआ, 2 से 1 जीरो हो गया, ये देखो रिडक्शन हो गया। ये कब होगा, जब आपके Ca2+ में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कैल्शियम बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ रहे हो तब जाके ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, रिडक्शन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। भाई आप सभी इंस्टाग्राम पे जुड़ जाया करिए, ठीक है, तो आपको डेली मेरे जो है बढ़िया बढ़िया बातें आपको मिलेंगी। काफी बच्चे तो जुड़े भी हैं। बताइए। भाई देखो, दाग हुलिया प्रथा, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। नहीं भाई, जो नहीं करते वो अलग बात है, मतलब उनकी बात नहीं है, ठीक है। बासु बेटा, कभी टेलीग्राम खोल के देखा आपने? तो आज अभी खोल के देखिएगा टेलीग्राम, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपने शायद कुछ दिन पहले मुझसे बोला भी था। आइए, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। आपको पता है भैया, ये दाग और हुलिया प्रथा, हाँ, इक्ता प्रणाली का अंत, इक्ता का अंत भी इसी ने किया है, इक्ता का अंत भैया इसी ने किया है, ठीक है। आइए, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है भाई मेरे, बताइए। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है भाई मेरे, जल्दी से बताओ। ठीक है, आपका 1 अगस्त से आपको एक नए चैनल पे मैं लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे आपके ज़्यादा फोकस आपके, मतलब आपके PCS पे किया जाएगा, मतलब समझ रहे हो, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ठीक है। और आपके वनडे एग्जाम बिहार स्टेट से रिलेटेड वो सारे कराए जाएंगे। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, कौन थे भैया। बिल्कुल सर, ये फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, बता दो भाई। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, बताइए। कौन था, सर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में, लिख लो भाई 1911, ऐसे लिख लो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, द्वितीय, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम और आपके महारानी विलियम मेरी के भैया भारत आगमन पर ये किया गया था, दिसंबर 1911 की ये कहानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है भाई? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बताइए। बताइए। यहाँ काफी लोग गलत भी देंगे, काफी लोग गलत देने वाले हैं, पक्का बता रहा हूँ। बताइएगा। बस गलत कर दिया ना। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात मैंने बोला भाई। मैंने क्या बोला उसको समझिए आप। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात मैंने बोला। सभी के जवाब गलत आ रहे हैं। चलो दे लो भाई, जब तक पहले अपना मेहनत कर लो। बताइए। सर मैं काले नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? ना 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 ना। बिल्कुल आपके ग्रांट है, चार्ल्स ग्रांट है बेटा, बिल्कुल। अब जिसने दिया बिल्कुल सही। आपको पता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, आपको पता है वुड डिस्पैच? ठीक है। वुड डिस्पैच ये कब आए थे आप सभी को अगर ये याद आ रहा होगा, 1854 में। ठीक है। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? इन विच लैंग्वेज डिड गांधी जी पब्लिश नवजीवन मैगजीन? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू? बताओ भाई। नवजीवन मैगजीन किस भाषा में प्रकाशित की थी भाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। गांधी जी की जो कुछ पत्रिका, अपने यंग ओपिनियन आप जानते होंगे, ठीक है, हरिजन जानते होंगे, ठीक है। बताओ। बिल्कुल गुजराती भाषा में की थी, वेरी गुड। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाम बता दूं? अब हिंट लेके बता देना। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए। और आपको पता है, अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का, याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर भी था भाई। बंगाल का पहला गवर्नर भी था। तो 1765 की कहानी है ये। ठीक है। आइए नेक्स्ट। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था भाई? हु propounded द फेमस फिलोसफी ऑफ डुअलिज्म? बताइए। द्वैताद्वैतवाद की बात आपसे पूछी गई है। मैंने आपसे बता रखा, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य। आपसे पूछा गया है कि मतलब इनके बारे में, फिलोसफी ऑफ डुअलिज्म द्वैताद्वैतवाद का कौन है भाई? बताइए। द्वैताद्वैतवाद मैंने पूछा है, सर निम्बकाचार्य रहेंगे। शंकराचार्य का लिख लीजिएगा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। ये सब क्वेश्चन पूछा जाते हैं भाई, फिलोसफी से संबंधित ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो इसको गलत मतलब आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक। भाई ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बता सकता है। ठीक है। हाँ जी, बताइए। चलिए। क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सभी को धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, नेक्स्ट क्लास देखते हैं तो आपकी 12:30 के आसपास रहेगी। ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस वहाँ भी होंगे। 50 क्वेश्चंस वहाँ भी, हाँ एक क्लास आपकी रात में रहेगी 10 बजे, ठीक है। एक रात में 10 बजे आपकी क्लास रहेगी, तो रात वाली भी क्लास आप जरूर करिएगा। ठीक है। चलो। बिल्कुल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहिए, थैंक यू टू बेटा। ठीक है, बाय बाय। अरे अभी अभी थोड़ी देर बाद 12:30 बजे मेरे भैया। ठीक है, 12:30 बजे। ठीक है। उसके बाद एक रात में 10 बजे रखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।